नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। तो डेली क्विज सीरीज एमसीक्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। इसमें अब हम बात करेंगे अभी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो कौन सा तत्व हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो वैसे भी हानिकारक नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं होगा। तो इसमें सीधा सा संबंध है कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य उत्तरदायी है। व्याख्या की बात करें तो CO2 जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को संचित करता है, जो है वायुमंडल को गर्म करता है, जो कि हानिकारक रूप से प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस वन्य जीव की प्रजाति को क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक खतरा है? तो क्या हो जाएगा? इसका ध्रुवी भालू हो जाएगा। ध्रुवी भालू इसलिए हो जाएगा कि जितना ही क्लाइमेट चेंज होगा, इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते चले जाएंगे। और चूँकि ये ध्रुवीय भालू है और ध्रुवीय क्षेत्रों में रहता है, जो कि बहुत ही ठंडे प्रदेश हैं, तो वहाँ पे जो है जलवायु परिवर्तन होगा या प्रभावित करेगा। जिससे इनको सबसे ज़्यादा इनके आवास को विखंडित होगा और इनको जो है सबसे ज़्यादा रूप से प्रभावित कर देगा। इसकी व्याख्या बात करते हैं तो चूँकि ध्रुवीय भालू आर्कटिक के बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं और बर्फ़ के पिघलने से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, जो उनके शिकार के लिए खतरा बन जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? ऊर्जा का प्रवाह, जैव विविधता, स्थिरता, एकल प्रजाति का प्रभुत्व। तो ये जो है जैव विविधता का या पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित नहीं है, बाकी सब हो जाएंगे। व्याख्या देख लेते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता और विभिन्न प्रजातियों का संतुलन आवश्यक है, एक दूसरे से इंटरकनेक्शन आवश्यक है। एकल प्रजाति का प्रभुत्व पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर बना देता है। मान लो कोई एक ही प्रजाति का प्रभुत्व बढ़ जाएगा तो अन्य जो प्रजातियां हैं उन पर संकट आ जाएगा, इसलिए जो है संतुलन जो है खराब हो जाएगा, जिससे पूरा जैव विविधता जो है ह्रास बढ़ेगा और पूरा पारिस्थितिक असंतुलन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मतलब जिसको ज़्यादा यूज करने पे जो या दोहन करने पे ख़त्म नहीं होंगे, या जो जिनको जो मतलब अपदोहित नहीं होते हैं। तो बात करें कोयला, गैस, सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। तो इसमें क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, जो कि एक प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय स्रोत है और इसका कितना भी दोहन करें ये ख़त्म होने वाला नहीं है इतनी जल्दी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्याख्या भी देख सकते हैं आप यहाँ से। ओजोन परत का सर्व प्रमुख कार्य क्या है? ताप को नियंत्रित करना, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करना, वायुमंडल में ऑक्सीजन का निर्माण करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना। तो इनसे कोई मतलब नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा। सूर्य के द्वारा आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, यूवी रेस, इनसे हमारे लोगों की रक्षा करता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं ये स्किन के लिए नुकसानदायक होती हैं, इसलिए जो है हमारी रक्षा करती हैं। देख लेते हैं। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, जो मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 5 जून। पर्यावरण को 5 जून से मनाया जा रहा है। इसकी व्याख्या करें तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है और फैलाना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस को प्रभाव को जो बढ़ा देता है? तो कौन सा हो जाएगा वो? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को बढ़ाता है वो कौन हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा, CH4। जिसकी अनुपात की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो है 300 गुना तीव्र गति से जो है क्षति करता है, पर चूँकि इसकी मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए सबसे प्रदूषणकारी ये माना जाता है। लेकिन अगर मात्रा के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी ये हो जाएगा, पर मात्रा के आधार पर ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है मीथेन हो जाएगा।
बात करते हैं। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण को गर्मी को रोकती है, जो वातावरण में गर्मी को रोकती है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास। बात करें सतत विकास की, तो सतत विकास की परिभाषा ये है कि जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका इस प्रकार से प्रयोग करना या इस प्रकार से दोहन करना कि जो है अगली पीढ़ी या हम लोगों के जनरेशन के बाद जो लोग आने वाले हैं उनके लिए भी बचाया जा सके। मतलब हम लोग तो यूज करें अच्छे से और उनको आने वाली पीढ़ियों के भी बचा के रखा जाए। तो इसका ऑप्शन ये सी हो जाएगा, जिसमें कहा गया वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो यही हो जाएगा आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम अपने संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके और हम लोगों की आवश्यकताओं को भी जो है सही से पूरा किया जा सके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ है? तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। मतलब जीवों की विविधता जितने ही जनसंख्या में प्रजातियों में जीव होंगे उनकी विविधता जो है उतनी ही होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी जीवों की विविधता से। तो ये तो देख सकते हैं काफ़ी सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है, वनों की कटाई के कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होता है? तो वनों की कटाई से क्या हो जाता है? जलवायु में सुधार, ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जैव विविधता में वृद्धि, नुकसान हो जाएगा। मिट्टी का कटाव बिल्कुल होगा। वायु की गुणवत्ता में सुधार, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जो है मिट्टी के कटाव में वृद्धि होगी। देख लेते हैं व्याख्या। वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है क्योंकि पेड़ मिट्टी को सुरक्षित रखते हैं और बिना पेड़ों के जो मिट्टी कमज़ोर हो जाती है और डाइवर वो हो जाती है, डिग्रेडेट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रदूषण का मुख्य कारण है? कौन सा नदी प्रदूषण का मुख्य कारण है? तो प्लास्टिक का उपयोग, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट। तो इसमें जो है ये सारे हो जाएंगे, पर अगर नदी प्रदूषण सबसे ज़्यादा बात करें तो ये औद्योगिक प्रदूषण हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट नदी प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है क्योंकि इसमें भारी धातुएं और अन्य हानिकारक रसायन होते हैं, जो कि सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पारिस्थितिकी तंत्र सेवा का क्या अर्थ होता है? पारिस्थितिकी तंत्र सेवा का सीधा सा अर्थ होता है कि पारिस्थितिकी द्वारा जो हमें या मनुष्यों को मिलने वाली सेवाएं या सुविधाएं होती हैं वही होती हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा मनुष्यों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं ही होती हैं। तो इसका भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी सेवाएं हमें प्राप्त होती हैं। जैसे हवा हो गया, पानी, भोजन, और पौधों पेड़ों से बात करें तो फल हो गया, फूल, सब्जी, फसलें, सारी चीज़ें सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में शामिल नहीं है? समुद्र स्तर का बढ़ना, जलवायु में स्थिरता, अधिक गर्मी की लहरें और अधिक बारिश और बर्फबारी। ये जो है अधिक बारिश और बर्फबारी ये नहीं होगा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। बाकी सारी नहीं, ये तो होगा ही। जब जलवायु परिवर्तन होगा और वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो बारिश जो है संवहन रूप से बारिश ज़्यादा होगी। ये जलवायु में स्थिरता ये नहीं होगा क्योंकि जलवायु में तो अस्थिरता आ जाएगी जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो यही आप सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है? सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा, स्वच्छ जल, ये कैसे होगा? पौष्टिक आहार, व्यायाम, ये धूम्रपान जो हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि कैंसर, हृदय रोग, इस प्रकार की जो है समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इस सीरीज का जो है आखिरी क्वेश्चन है आज का। बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? अधिक औद्योगिक उत्पादन, पुनः वनीकरण, वन्य जीवों का शिकार और जलाशयों का निर्माण। तो ये पुनः वनीकरण मतलब जब पुनर्वनीकरण करेंगे तो जो है ऑक्सीजन का अच्छाई स्तर में बड़ी वृद्धि होगी और जो है होने वाला जो जलवायु परिवर्तन है वो कम होगा। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि पुनः वनीकरण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है कार्बन सिंक के रूप में और पारिस्थितिक तंत्र बहाल करता है या उसको सशक्त बनाता है जिससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार जो है इस वीडियो में पहली वीडियो में एनवायरनमेंट की हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और उनका डिटेल्ड जो है सॉल्यूशन भी देखा है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी है
तो लाइक भी कर सकते हैं वीडियो और सब्सक्राइब तथा शेयर कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ से जो है डेली 7 से 8 वीडियो, मतलब कि 100 से 120 प्रश्न आप लोगों के डेली तैयार हो जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के मिला के। तो एक हिसाब से जो है आपका लेवल जो है बढ़ने वाला है अच्छा खासा। तो बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।